हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये अप्रैल 2024 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। ओके, तो करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अप्रैल 2024 का। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डे जो है 16 दिन का पहले ही 16 अप्रैल तक का हमने पहले ही कर लिया है, और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डे, और जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके थीम को भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 17 अप्रैल को क्या है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ये हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसी एक बोल सकते हैं ब्लीडिंग से, ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी है, और उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। इसका थीम, इस बार का थीम 2024 के लिए क्या है? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, और इस बार का जो थीम है डिस्कवर्ड एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। ठीक है, और इस बार का जो थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अपने लीवर को स्वस्थ और बीमारी मुक्त रखें। 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड जैकल डे। और 20 अप्रैल को मनाया जाता है, ये 20 अप्रैल को ही फिक्स नहीं होता है, थर्ड सैटरडे ऑफ अप्रैल, मतलब कि अप्रैल के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है, अलग भी हो सकता है। ये वर्ल्ड सर्कस डे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल को वर्ल्ड नेशनल सिविल सर्विसेज डे है, और 20 अप्रैल को वॉलंटियर रिकॉग्निशन डे। नेक्स्ट है 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। थीम है इस बार का इंस्पायर, ओनली इंस्पायर। ओके, 22 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हिंदी में, और इस बार का जो थीम है वो प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक्स है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन आपको याद रखना है। 23 अप्रैल को, ओके, 23 अप्रैल को वर्ल्ड टेबल टेनिस डे मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद हो चुका है लोगों को मैक्सिमम, इसलिए ये आपको याद रखना ही है। लेकिन ये जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल, ये भी याद रखना है आपको। 23 अप्रैल को वर्ल्ड टेबल टेनिस डे। 24 to 30 अप्रैल को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है, और इसका थीम जो था वो ह्यूमनली पॉसिबल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को। ओके, 24 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया एक बीमारी है ना, वो रोग है, और इस बार का जो थीम है एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड पेंगुइन डे। पेंगुइन एक पक्षी जैसा जीव है। ठीक है, 25 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे मनाया जाता है। इस बार का थीम है लीडरशिप। और 25 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और इस बार का थीम है आईपी एंड द एसडीजी। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। 26 अप्रैल को है इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, और 27 अप्रैल को है वर्ल्ड वेटरनरी डे, और इस बार का जो थीम है वेटरनरीजन्स आर इसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। 27 अप्रैल को वर्ल्ड हीलिंग डे मनाया जाता है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। 28 अप्रैल को, जो कि लास्ट संडे इन अप्रैल मनाया जाता है, ये जरूरी नहीं कि 28 अप्रैल को ही, वर्ल्ड पिन हॉल फोटोग्राफी डे। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वर्ल्ड विश डे 29 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जैज डे, और
30 अप्रैल को इंटरनेशनल ऑनेस्टी डे मनाया जाता है। अब आते हैं नेशनल न्यूज़ पर। ओके, तो ये जो अभी हमने इम्पोर्टेंट डे पढ़ा उसको एक दो बार आपको जब पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार 1 से 2 बार वीडियो में भी देख सकते हैं 2x में, और फिर अगर पीडीएफ से भी 2 बार पढ़ लेंगे तो यह याद हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, अब आते हैं नेशनल न्यूज़। अब नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंक्रीज 23.6% टू $29.12 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में कितना बढ़ा है? बढ़ करके 23.6% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में, तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में ऐसा इंक्रीज हुआ है ये। और इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2024 के फाइनेंशियल ईयर में, अब यहाँ पर पहले अगर इसमें से मई में अगर देखेंगे तो 73.25 का था, 2.4 बिलियन का। ठीक है, वहाँ पर, और इस बार जो था वो वैल्यू था $24 बिलियन, $22.1 बिलियन का। ओके, और इसमें से जो कंट्री है, टॉप मोस्ट मार्केट जो है वो कौन कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, और नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और इटली। नीदरलैंड, इटली। ओके, तो ये सब जो देश है वो टॉप एक्सपोर्ट मार्केट है भारत का। उसके बाद है, नेक्स्ट है लाइट स्ट्रॉम यूज साइंड विथ आईआईटी मद्रास टू लॉन्च एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग इनिशिएटिव। किसके साथ किया लाइट स्ट्रॉम ने? तो आईआईटी मद्रास के साथ। कम से कम इतना याद रखना चाहिए कि लाइट स्ट्रॉम ने आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू साइन किया है, और एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग इनिशिएटिव को लेकर के। ओके, और ये किसको देगा एम्प्लॉयमेंट? अगर अब बोला जाए कि लाइट स्ट्रॉम क्या है, तो लाइट स्ट्रॉम क्या करता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लाइट स्ट्रॉम क्या? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और ये आईआईटी मद्रास और इन्होंने समझौता किया है जिससे जो गरीब बच्चे, अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करना, उनमें जो स्किल गैप है उसको ख़त्म करना, और यूथ, वोमेन और जॉब सीकर्स को, जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के लोग हैं, उनको हेल्प करना। ओके, उसके बाद है, नेक्स्ट है इसमें अडानी आईआईटी मद्रास लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। तो जो आईआईटी मद्रास है उसने इंडिया का पहला मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी लॉन्च किया है। ठीक है, ये दोनों ही याद रखना है। आईआईटी मद्रास किसके साथ? लाइट स्ट्रॉम के साथ समझौता हुआ है, और इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। उसके बाद है अडानी इन्फ्यूजेज 8,339 करोड़ इन अंबुजा सीमेंट्स रेजेज स्टेक टू 70.3%। तो अदानी ग्रुप ने, जो अदानी ग्रुप है उसने अंबुजा में 8,339 करोड़ रुपये के हिस्सेदारी डाला है, मतलब इतना। तो उसका जो हिस्सेदारी अंबुजा में हो गया, अब कितना हो गया? अंबुजा सीमेंट में 70% का हिस्सेदार, 70% का स्टेक होल्डर ये हो गया। इसके पहले भी 2022 में को कंपनी में 5,000 करोड़ रुपये, और 28 मार्च 2024 को 6661 करोड़ रुपया का निवेश किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद है, नेक्स्ट है क्लीन मैक्स टीम्स अप विथ एप्पल टू ड्राइव रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन इन इंडिया। तो क्लीन मैक्स और एप्पल ने हाथ मिलाया, मतलब कि समझौता किया है रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। कहाँ पर? इंडिया में। किसने किसने? क्लीन मैक्स ने और एप्पल ने। एप्पल को तो आप जानते ही हैं, एप्पल एक कंपनी जो आईफोन, आईपैड ये सब बनाती है। और क्लीन मैक्स जो है वो 14.4 मेगावाट्स का इंस्टॉल करेगा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, जो 6 पूरे देश में जो 6 इंडस्ट्रियल साइट्स हैं वहाँ पर। ठीक है, और इसका जो एम है कि ये इंस्टॉलेशन से क्या होगा कि 2,70,000 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है वो
खत्म होगा उसको। ओके, तो ये है क्लीन मैक्स और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्लीन मैक्स है और एप्पल, इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। थर्ड है हिंदुस्तान जिंक बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो तीसरा लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर बन गया है पूरे विश्व में। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गया। 746 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। और वेदांता समूह, ये कि अगर हिंदुस्तान जिंक का बात करें तो ये किसका है, वेदांता समूह का है, वेदांता का है। ठीक है, वेदांता समूह की जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो चांदी के क्षेत्र में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी, चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। और कंपनी ने रिकॉर्ड 746 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन करके विश्व में तीसरा स्थान हासिल किया है। ओके, और इसके पहले ये रिपोर्ट जो है वो कि द सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए जारी करता है। रिपोर्ट कौन जारी करता है, द सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए, ये जारी करता है। ओके, और नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एएफएमएस पार्टनर्ड विथ आईआईटी कानपुर टू एड्रेस हेल्थ केयर चैलेंजेस टू फॉर सोल्जर। तो उसके यहाँ पर बोला जा रहा है कि एफएमएस जो है, ये एफएमएस उसने पार्टनरशिप किया है आईआईटी कानपुर के साथ। और दुर्गम इलाकों में जो ट्रेंड्स वाले इलाके हैं उधर सैनिकों के सामने जो आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने हेतु टेक्नोलॉजी के विकास में सहयोग करेंगे। ओके, और 18 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी कानपुर ने इनके साथ समझौता किया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो चुनौतीपूर्ण इलाके हैं जहां पर आने जाने में दिक्कत है वहां पर नई तकनीक को विकसित करने में ध्यान केंद्रित करना। और इसके जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, ये एफएमएस के डायरेक्टर डीजी जो बोल सकते हैं, डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह। और यहाँ के प्रोफेसर कार्यवाहक डायरेक्टर हैं कानपुर, आईआईटी कानपुर के एस गणेश, उन्होंने साइन किया। कौन कौन, दलजीत सिंह और एंड एस गणेश। ओके, उसके बाद फिर है नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स तमिलनाडु जम्प्स टू टॉप ऑन एप्पल्स इंडिया पुश। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में $9.6 बिलियन का, कितना, $9.6 बिलियन का रिकॉर्ड के साथ तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है। और तमिलनाडु ने 2022-23 में $5.37 बिलियन का लगभग दोगुना हो गया। 5.37 10 हो जाता है लेकिन 9.6 किया है तो लगभग दोगुना हो ही गया है। और राज्य के जो उद्योग इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं डॉक्टर टीआरबी राजा, कौन है, टीआरबी राजा, ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया था कि राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अभी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना शुरू किया और तमिलनाडु अगले वित्त वर्ष तक एक और सर्वकालिक उपलब्धि हासिल करने की ओर प्रयासरत है। तो राष्ट्रीय निर्यात में अगर इसकी भागीदारी देखा जाए तो 33%। उसके बाद सेकेंड पोजीशन है कर्नाटका का, उसके बाद सेकेंड पोजीशन कर्नाटका का और थर्ड पोजीशन उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश। तो तीन चीज आपको याद रखना है, पहला तमिलनाडु है, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा उत्तर प्रदेश है। ओके, तीन आपको याद रखना है। और अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो अपने स्टेट लेवल का भी याद रखें। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज़ में भारती एयरटेल साइन डील्स टू मर्ज श्रीलंकन यूनिट विथ डायलॉग एक्सियाटा। तो बोला जा रहा है कि जो भारतीय एयरटेल है उसने अपना श्रीलंकन यूनिट जो है उसको मर्ज कर रहा है किसके साथ, डायलॉग और एक्सियाटा के साथ। ठीक है, डायलॉग श्रीलंका की एक कंपनी है, दूरसंचार कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल ने श्रीलंका की अपनी इकाई का डायलॉग के साथ विलय करने का करार किया है। और डायलॉग एयरटेल लंका में जारी सभी 100% शेयरों का अधिग्रहण करेगी, बदले में एयरटेल लंका को डायलॉग में हिस्सेदारी दी जाएगी।
ओके, तो ये न्यूज़ इतना ही था। और डायलॉग क्या है? डायलॉग श्रीलंका का कंपनी एक्सियाटा, एक्सियाटा ये है आपका बरहाड ग्रुप का एक कंपनी है, और ये उसी के साथ दोनों ने अपना टाई अप किया था। और जो श्रीलंका में यूनिट है एयरटेल का, वो डायलॉग में मर्ज हो जाएगा। क्लियर? BEL साइंस MOU विथ IIT मंडी फॉर कॉपरेशन इन रिसर्च। क्या बोला जा रहा है कि BEL ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अर्धचालक क्वांटम प्रौद्योगिकियों और ड्रोन के क्षेत्र में जो अनुसंधान है, मतलब रिसर्च है, और उसके प्रोडक्शन डेवलपमेंट में हेल्प के लिए भारतीय सहयोग संस्थान किसके साथ? IIT मंडी के साथ, IIT मंडी के साथ कॉपरेशन किया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है PM इंडिया साइंस MOU बुल्गारिया टू इनहेंस कोलाबोरेशन एक्सचेंजिंग ऑडिटिंग एक्सपर्टीज। तो इंडिया जो कैग ऑफ इंडिया है और बुल्गारियन नेशनल ऑडिट ऑफिस, उन्होंने आपस में साइन किया है MOU, किसको? ऑडिट एक्सपर्टीज को इनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर कौन कौन थे? तो यहाँ पर जो साइन हो रहा था, वो यहाँ के जो कैग हैं अभी कौन है? मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो बुल्गारिया के हैं वो कौन है? गोरिस्टा, गोरिस्टा ग्रैंड चारोवा कोजारेवा। ये बहुत लंबा नाम है, आपको सिर्फ ये गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम अपना याद रखना है, और अगर ये इतना बड़ा नाम आएगा तो वहाँ पर पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने आपस में साइन किया है। उसके बाद फिर है PM इनॉग्रेट्स 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव ऑन ओकेजन ऑफ महावीर जयंती। महावीर जयंती के अवसर पर 2550वें भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया। और वहाँ पर इस अवसर पर मूर्ति पर मतलब पूजा वगैरह किए, और स्कूली बच्चों द्वारा जो भगवान महावीर स्वामी पर वर्तमान में वर्धमान नामक एक नृत्य नाटिका था, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने क्या बताया था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे जैन सिद्धांतों के माध्यम से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे के मार्ग को बताया था। ओके, उसके बाद है खासी ट्राइब्स सैंग-खिलोंग फेस्टिवल। तो खासी जनजाति का सैंग-खिलोंग महोत्सव जो है वो मेघालय के वाहिया जेर में संपन्न हुआ था। ठीक है, वाहिया जेर में संपन्न हुआ था। तो ये कैसे, अगर अब यहाँ पर इसके बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके भी बनेगा स्टैटिक जीके। ओके, तो ये अगर पूछा जाएगा कि खिलोंग जो है फेस्टिवल वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो खासी ट्राइब्स के द्वारा, कहाँ पर? मेघालय में मनाया जाता है। और ये 34th सैंग खिलोंग फेस्टिवल था। ठीक है, और ये त्यौहार जो है खासी स्वदेशी आस्था का पालन करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। अब यहाँ पर मेघालय के उत्तरी भाग में ये खासी जनजातियाँ पाई जाती है, और उत्तर पूर्वी भारत के खासी और जयंतिया पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है, खासी लोग खासी बोलते हैं, ये इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? खासी लैंग्वेज है। और ये पहले पहले अपने प्राकृतिक जो धर्म था उनको मानते थे, जैसे पहाड़ों को, नोंगथा को, और पानी को, ये सब को। लेकिन ये बहुत सारे लोग अब क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं। फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन कुवैत। कहाँ पर ये हुआ? तो कुवैत में पहली बार हिंदी भाषा में रेडियो का प्रसारण हुआ। मतलब कि ये बहुत ही बोल सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल स्टेप है।
कुवैत रेडियो ने 21 अप्रैल 2024 से हर रविवार को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हिंदी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कहाँ पर? कुवैती जो रेडियो है वो। ओके। और हिंदी कार्यक्रम FM 93.3 और FM 96.3 93.3 और 96.3 पर ये प्रसारित हो जाएगा, जिसको कुवैत में जो भारतीय दूतावास है उसने इसकी सराहना की। ठीक है। 1961 में कुवैत को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। कुवैत को कब आज़ादी मिली थी? 1961 में। और कुवैत के बारे में आप अगर जानना चाहें तो वहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा है और भारत को कच्चे पेट्रोलियम तेल और LPG का आपूर्ति करता है। और कुवैत में भारतीय पेशेवर का बात करें तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जो कुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक हैं, वो सब भी वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये काम किया है। उसके बाद है वहाँ का, अगर कुवैत का करेंसी बोले तो कुवैती दिनार है, कुवैती दिनार। और कुवैत का कुवैत सिटी ही वहाँ का कैपिटल है। ओके। फर्स्ट ये हो गया। राजस्थान रॉयल्स लॉन्च न्यू क्रिकेट एकेडमी इन जयपुर। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स जो कि IPL की एक टीम है, उन्होंने एक क्रिकेट एकेडमी का लॉन्च किया है। रिलायंस जियो इमर्जेज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डाटा ट्रैफिक। रिलायंस जियो जो है वो डाटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है और चीन को पछाड़ करके सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनने का ये गौरव हासिल किया है। किसको पछाड़ा है? तो चाइना को पछाड़ा है। ठीक है। और वृद्धि के कारण अगर बात करें तो जियो ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इससे जियो के आने से अगर बात करें तो परिचालन प्रदर्शन पर बहुत ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी बल मिला है। और रिलायंस के पूर्व लाभ में 1 लाख करोड़ की सीमा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई थी। और जियो की जो FWA है, FWA बोले तो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ने डाटा ट्रैफिक में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। 2G 3G 4G 5G ये सब सेवा प्रदान करता है और अभी जियो 6G पर भी काम कर रहा है। उसके बाद है एयर इंडिया साइन कोड शेयर पैक्ट विथ जापान ऑल निप्पॉन एयरवेज। जापान के ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ एयर इंडिया ने MOU साइन किया, कोड शेयर पैक्ट साइन किया है। ठीक है, कोड शेयर समझौता। तो ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर साझेदारी की है। ये कोड शेयर समझौता 23 मई से प्रभावी होगा और इसके लागू होने के बाद एयर इंडिया और ऑल निप्पॉन एयरवेज के जो ट्रेवलर हैं, यात्री हैं, वो एक ही टिकट के साथ भारत और जापान के बीच वांछित गंतव्य के लिए उड़ान भर सकते हैं। DRDO develops lightest bulletproof jacket of country for protection against highest threat level। तो DRDO ने मतलब कि बोल सकते हैं कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च किया है। ठीक है, डेवलप किया है, जिससे क्या होगा, सैनिकों को सुरक्षा मिलेगा। और ये लेवल 6 श्रेणी में एक हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है। और जो रक्षा प्रतिष्ठान है, कौन? DRDO का एक यूनिट है। DRDO का यूनिट है कौन सा? बुलेट डिफेंस DM, मैं यहाँ पर लिख दिया DMSRDE। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट यूनिट। ठीक है। और ये DMSRDE डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट है और उन्होंने ही ये बनाया है। ठीक है। तो इसमें से क्या है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो मैं बताता हूँ कि सेना के जो जवान हैं
वो अब किसी भी ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की 10 मीटर की दूरी से अगर AK-47 से गोली चलेगी, AK-47 से गोली चलेगी, तो उसको वो और स्नाइपर राइफल के फायर से जान जाने का खतरा बहुत ही कम होगा, मतलब नहीं ही जाएगा, ठीक है। और 9.5 किलो के वजन की ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जो जवानों को उच्चतम स्तर के खतरे से भी सुरक्षित रखेगी। उसके बाद है सी डॉट एंड IIT जोधपुर साइन एग्रीमेंट फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन नेटवर्क ऑफ 5G। तो बोला जा रहा है कि सी डॉट और प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सी डॉट, ओके। और IIT जोधपुर, इन दोनों ने साइन किया है किसके लिए? 5G के लिए, 5 ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन नेटवर्क ऑफ 5G नेटवर्क में ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट के लिए। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिन इन न्यू दिल्ली। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपदा प्रतिरोधी, इसको हिंदी में बोलें तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर कल के लिए ऐसी बुनियादी ढांचा में निवेश के महत्व पर जोर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये ICDER बोले तो ICDRI के बारे में बोले तो ये 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और इसके सदस्य देश में अफगानिस्तान है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चिली, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जमैका, जापान, मालदीव, मॉरिशस, मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैंड, पेरू, श्रीलंका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे कंट्री यहाँ पर हैं। और इसमें इन सभी देशों ने CDRI का चार्टर का समर्थन किया था, ओके। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुआ। और ये कौन सा एडिशन था? ये 6th एडिशन था इसका। कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन, ओके। और जो ICDRI है उसको लॉन्च किसने किया है? इंडिया ने किया है। कब लॉन्च किया है ये? तो ये 2019 में लॉन्च हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट है SGVN लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, बोला जा रहा है। तो SGVN ने NJHPS में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और ये नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेशन पर, NJHPS नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। और ये कितने का है? 1500 मेगावाट के, 1500 मेगावाट है इसका क्षमता, ओके। और परियोजना में अगर बात करें तो बनने वाली हरित हाइड्रोजन का उपयोग NJHPS की उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन की कोटिंग सुविधा में उसकी दहन ईंधन आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट है ADIF IIT गुवाहाटी इंक्यूबेशन सेंटर साइन MOU टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। तो AIDF का फुल फॉर्म क्या है? अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। और IIT गुवाहाटी इंक्यूबेशन सेंटर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है।
और इससे प्रमोट हो, किसको प्रमोशन मिलेगा? एंटरप्रेन्योरशिप को, और जो स्टार्टअप टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। एनटीपीसी इंक्स पैक्ट्स विथ आरआईएनएल फॉर सप्लाई ऑफ लाइमस्टोन। तो एनटीपीसी लिमिटेड जो है इंडिया का लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी, और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, आरआईएनएल का मतलब है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है। और ये कारपोरेट एंटिटी ऑफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, बीएसपी, हैव फॉर्मलाइज ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द सप्लाई ऑफ लाइमस्टोन के सप्लाई के लिए इन दोनों ने समझौता किया है। इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रो 11.4% इन 2023। तो 2023 में भारत के सेवा क्षेत्र का जो निर्यात है वो बोला जा रहा है कि 11.4% से बढ़ा है। ये रिपोर्ट किसका है? अंकटाड का रिपोर्ट है, ठीक है। तो जो अंकटाड का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, और इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड का यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं कि ये किससे हुआ। जो टॉप के बारे में अभी हमने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी, आयरलैंड और फ्रांस है, तो उसमें से ये हुआ था, ठीक है। और भी चीज़ें अगर इसमें जाननी तो यहाँ से संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास जो है वो उसकी स्थापना, अंकटाड की स्थापना के बारे में जाना है तो 1964 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में इसका किया गया था। 2024 में इसका 60वां वर्षगांठ पर इसका नाम बदल करके अंकटाड कर दिया गया। उसके बाद फिर है अंकटाड, बोले तो संयुक्त राष्ट्र का एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका उद्देश्य जो है वो विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अंकटाड अंकटाड जो है वो बहुत सारा रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि विश्व निवेश रिपोर्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सारा रिपोर्ट। अंकटाड वर्ल्ड अंकटाड द्वारा जारी किया जाने वाला रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंकटाड। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। रिव्यू ऑफ मैरीटाइम, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और लिस्ट डेवलप कंट्रीज रिपोर्ट, लिस्ट डेवलप कंट्री रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। उसके बाद फिर है यहाँ पर नेक्स्ट है इंडियाज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन एडॉप्ट्स ए न्यू लोगो मोटो। तो इसने अपना एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IHRC, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? IHRC, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन। और इसने अपना जो नया है वो मोटो है यत्र यत्र इतिहासम भविष्यायाम, इतिहासम
भविष्य आयाम संरक्षिता, ये इसका नया मोटो है। ओके, और ये प्रतियोगिता के द्वारा इन्होंने 436 प्रविष्टियां आई थी, उनमें से इस एक का चयन। इस प्रतियोगिता में शौर्य प्रताप सिंह दिल्ली के ये रहने वाले प्रस्तुत लोगों आदर्शवाद की प्रविष्टि को विजेता के रूप में चुना गया है। ठीक है, और इसमें विजेताओं को पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद अगर इसका स्थापना पूछा जाए कि IHRC का स्थापना कब हुआ है, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन का स्थापना, तो ये हुआ है 1919 में। ओके, और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं इसका। उसके बाद है इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट अनवेल्ड बाय IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया, और मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल के रूप में ने मतदाता जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ साझेदारी किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा सिंपल सा कि हाल ही में किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया, तो IIT गुवाहाटी ने, और कामरूप जिले के मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल को चुना है। उसके बाद नेक्स्ट है इरेडा गेट्स नवरत्न स्टेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरेडा को जो है नवरत्न का स्टेटस मिल गया। इरेडा का स्थापना अगर बात करें, इरेडा का इरेडा का स्थापना जो है, इरेडा का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और इसका स्थापना जो 1987 में हुआ था। 1987 में इसका स्थापना हुआ था, और ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, नवरत्न स्टेटस का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई केंद्रीय प्राधिकरण की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकता है। इसमें कितना, जो नवरत्न होता है उसमें 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकता है, और प्रतिवर्ष जो उसका निवल मूल्य है उसका 30% आवंटित भी कर सकता है। इसको 30% आवंटित भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है महारत्न और ये मिनी रत्न, ये सब पर एक स्पेशल वीडियो आएगा, तो वहां पर आपको बताया जाएगा डिटेल में। इंटरनेशनल न्यूज में आते हैं हम लोग अब। फ्रांस ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का मेजबानी किया। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस का मेजबानी किसने किया, तो फ्रांस ने किया। ओके, फ्रांस ने किया, किस पर, सूडान को लेकर के किया था इसको, सूडान को लेकर के किया था। सूडान की सेना और विद्रोही अर्धसैनिक बल जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है उसके बीच में युद्ध हो गया है, और युद्ध में फंसे सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए 15 अप्रैल 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये आयोजित हुआ था। और सूडान और उसके पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ने सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन किया था। उसके बाद है 8 इंडियंस नेम्ड टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट। तो ये टाइम का 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में कौन कौन से 8 भारतीय हैं, तो उसमें से एक जिगर शाह आते हैं। सारा का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अजय बंगा हैं, ठीक है, अजय बंगा को जानते ही होंगे, कौन है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अजय बंगा हैं करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आलिया भट्ट एक्ट्रेस है, आलिया भट्ट। उसके बाद सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। और फिर है साक्षी मलिक, फर्स्ट ये इंडिया की रेसलर है, ठीक है, फीमेल रेसलर है। कौन, साक्षी मलिक।
तो साक्षी मलिक जो ऑनर्ड हुई लिस्ट एज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल, ये मैं बताना चाह रहा था तो साक्षी मलिक के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हैं देव पटेल। देव पटेल, तो देव पटेल जो ब्रिटिश एक्टर हैं ऑफ इंडियन डिसिडेंट। और प्रियमवदा नटराजन, प्रियमवदा नटराजन। और एकेडमिया ये प्रोफेसर है कहाँ पर, एल यूनिवर्सिटी में। ओके, और फिर इसमें से एक और है अस्मा खान। अस्मा खान ये ब्रिटिश रेस्टोरेंटियर हैं इंडियन ओरिजिन के। ठीक है, तो ये 8 लोग हैं, आपको याद रखना है। सबके बारे में भी मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया है। नाइजीरिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन। तो नए मेनिंजाइटिस वैक्सीन को WHO के अनुशंसा के बाद नाइजीरिया ने इसको लगाना शुरू कर दिया अपने लोगों को। तो मेनिंजाइटिस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मेनिंजाइटिस होता क्या है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस एक संक्रमण रोग है। ये क्या है, मेनिंजाइटिस एक डिजीज है, और उसमें से क्या होता है जो हमारा रीढ़ का डे और मस्तिष्क जो है उसमें ये फैल जाता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है वो इन्फेक्शन कर देता है कहाँ पर, मेम्ब्रेन्स ऑफ सराउंड द ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ का जो हड्डी है, स्पाइनल कोड और ब्रेन का, ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में। और जो मतलब एक बोल सकते हैं झिल्ली के जैसा बनाता है, और उसी को बोलते हैं मेनिंजेज। उसी को क्या बोलते हैं, मेनिंजेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेनिंजाइटिस जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और कवक और परजीवियों के कारण हो सकता है, और अधिकांश संक्रमण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है, लेकिन कुछ मामले में चोट, कैंसर, दवाओं के कारण भी ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर है इसमें से इसका 4 मुख्य कारण होता है, निसेरिया मेनिंजाइटिडिस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया, ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में है। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये वैक्सीन कौन सा है। तो ये वैक्सीन जो बनाया गया है इसमें वो मैन 5 है, मैन्स 5, MEN-FCV, या फिर इसी को बोलता है मैन 5 वैक्सीन। ठीक है, और ये बनाया कौन है इसको, तो ये बनाया गया है, विकसित किया गया पाथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पाथ एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। ठीक है, और नाइजीरिया जैसे देशों में मेनिंजाइटिस के मामलों की संख्या को कम करने के लिए में मदद करने के लिए ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट है ये न्यू स्पीसीज क्लाउडेड टाइगर कैट फाउंडेड इन ब्राजील रेन फॉरेस्ट। क्लाउडेड टाइगर जो है कैट, उसको ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में खोजा गया है, टाइगर बिल्ली की खोज किया गया है। ठीक है, और ये एक क्लाउडेड टाइगर का अगर बात करें तो ये अस्तित्व को इसका चुनौती था, और इसका खोज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी। अ, अगर यहाँ पर ये रेन ब्राजील का रेन फॉरेस्ट में जो आता है वर्षावन में 8 अन्य देश जैसे बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला, फ्रांस सहित गुयाना के बीच ये सीमा साझा करता है। ब्राजील का जो वर्षावन है, अमेजन का नाम आपने सुना होगा, अमेजन, अमेजन है ना, अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो इसी के नाम से इसको भी जाना जाता है। दुनिया का ये सबसे बड़ा अच्छुन्न जंगल है, इसको अमेजन वर्षावन पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट आर्म्स स्पेंडर इन वर्ल्ड इन 2023। बोला जा रहा है कि भारत जो है वो 2023 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियारों पर खर्च करने वाला देश है। किसके रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार। सिप्री, सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है, सिप्री का फुल फॉर्म होता है, एक सेकेंड इसको इरेज कर देता हूँ ये सारे।
सिप्री का फुल फॉर्म होता है SIPRI, स्टॉकहोम। सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सिप्री का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये 1966 में इसका स्थापना हुआ था। ये इसका अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में ही है। स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में स्वीडन जो है, स्टॉकहोम कहाँ पर है, स्वीडन में है। ठीक है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और ये मेन एरिया जो है इसका रिसर्च का ग्लोबल और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट पर ये ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर चौथा देश है तो पहला देश कौन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करता है हथियारों पर। तो पहला देश जो है वो यूएसए है। कौन है पहला देश, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फिर चाइना है, और फिर रसिया है, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद फिर है सऊदी अरेबिया। ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, और जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस। ओके, तो भारत टॉप है यूएसए, और इंडिया है चौथे रैंक पर। भारत 2023 में वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था, और 83.6 बिलियन डॉलर खर्च किया। भारत ने कितना किया है, 83.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, और अगर अमेरिका का बात करें तो 916 बिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्च किया। कितना, 916 बिलियन डॉलर। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद चाइना है, चाइना ने 296 बिलियन डॉलर किया है खर्च। इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट आर्म्स स्पेंडर, ये हो गया कंप्लीट। नेपाल होस्ट इनॉग्रल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। तो ये रेनबो कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ, नेपाल में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी में बोल सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, नेपाल में। ठीक है, और ये एक दिवसीय सम्मेलन होता है जो नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से गैर सरकारी संगठन माया को पहचान नेपाल के द्वारा किया गया था। और इसमें 120 लोगों की भागीदारी देखी गई थी, जो कि LGBTQ के समुदाय के लिए ये काम भी करता है। LGBTQ, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, ये सब, बायसेक्सुअल, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद फिर है इसका अगर उद्देश्य क्या है, तो ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था या फिर एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो कि बहुत ही अभूतपूर्व पहल बोल सकते हैं इसको। और ये वैश्विक पर्यटन में समावेशिता का प्रतीक बनने के लिए नेपाल के समर्पण को दर्शाता है। ओके, ईरान अनवेल्स न्यू कामिकेज ड्रोन। कामिकेज ड्रोन जो है वो ईरान ने रिवील किया है। और अगर ये बात करें तो ईरानी सेना ने एक नया ये हमलावर अटैक ड्रोन है, ठीक है, जिसका लक्ष्य उड़ान भरने और विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसा कि यूक्रेन के युद्ध में रूस इस्तेमाल कर रहा है वैसा ड्रोन। ठीक है, उसके बाद फिर है नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में SBI लाइफ जो है उसने लॉन्च किया है आइडिएशन एक्स। इसने लॉन्च किया है SBI लाइफ ने। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरकास्ट फॉर फोरकास्ट इंडिया GDP ग्रोथ। तो अंकटाड ने फोरकास्ट किया है, भविष्यवाणी किया है, इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो 6.5% किस साल के लिए, 2024 के लिए अंकटाड ने ये किया है। UNC
अगर UNCTAD UNCTAD का अभी हमने बताया था पीछे ही, UNCTAD का फुल फॉर्म ये यहाँ पर लिखा भी है, UNCTAD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सिडबी इंक्स MOU विथ जीविका बिहार, उमेद महाराष्ट्र टू एक्सटेंड प्रयास टू रूरल लिवलीहुड मिशन। सिडबी का सिडबी का अगर बात करें, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका स्थापना क्या होता है, तो सिडबी का स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस अगर पूछा जाए कि सिडबी का स्थापना कब हुआ है, तो ये सेटअप हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है, 1990 को, अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। उसके बाद अभी इसके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सुदाता मंडल हैं, और उन्होंने MOU साइन किया जीविका बिहार के साथ और उम्मेद महाराष्ट्र टू एक्सटेंड प्रयास रूरल डेवलपमेंट लिवलीहुड मिशन के तहत। IMF रेजेज इंडिया GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना अगर पूछा जाए तो बोलेंगे कब, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था उसके तहत ये हुआ था 1944 में, ओके। उसके बाद फिर है इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC, अमेरिका में, ठीक है। और इन्होंने इंडिया का GDP जो है वो बताया है 6.8%, अंकटाड ने 6.5 बोला है, और IMF ने 6.8% 2024-25 के लिए। RBI ने इम्पोज किया है 60.3 लाख का पेनाल्टी 5 कोऑपरेटिव बैंक पर। ITC इन्फोटेक जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है, उसने एक्वायर किया है पुणे बेस्ड बलाजे ब्लाज क्लैन टेक्नोलॉजी को, कितने में, 485 करोड़ रुपए में, 485 करोड़ रुपए में, ठीक है। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने नया आइडेंटिटी प्राप्त किया, और अब जो ये कहा जाएगा इसको बंधन लाइफ, ठीक है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्चेज NCMC मतलब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, इनेबल डेबिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड्स। तो NCMC जो है वो किसने किया, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। आउटवर्ड FDI ड्रॉप्स 39% टू $28.64 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। इरडाई ने एज लिमिट को रिमूव कर दिया, किसमें, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, इरडाई ने। नेट डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन जो है वो सर्ज हुआ, वो बढ़ा कितना, ओवर 19 लाख करोड़, जो लास्ट फिजिकल था उसमें। और भारत पे ने लॉन्च किया है ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस, भारत पे वन, भारत पे वन। इंडियन बैंक टाई अप विथ टाटा सोलर पावर टू फाइनेंस सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम। तो जो सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम है उसके लिए इंडियन बैंक ने टाटा सोलर पावर के साथ टाई अप किया है। SBI कार्ड जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है इनऑग्रल ट्रेवल सेंट्रिक कोर क्रेडिट कार्ड, नाम है उसका माइल्स, नाम याद रखना है, और कौन बैंक और किसने लॉन्च किया उसको भी याद रखना है। रेजर पे ने लॉन्च किया है UPI स्विच विथ एयरटेल पेमेंट बैंक, रेजर पे ने UPI स्विच के लिए एयरटेल UPI स्विच किसके साथ किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स राइज 27% टू RS 18.26 ट्रिलियन रुपीज, क्या, फाइनेंशियल ईयर 2024 RBI का डाटा है। नाबार्ड ने अनवेल किया क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030। तो पूछा जाएगा क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 किसने अनवेल किया है, किसने लॉन्च किया है, तो नाबार्ड ने। AUSFB ने लॉन्च किया है मल्टीपल प्रोडक्ट जैसे कि क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं। NIPFP ने फोरकास्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2005 के लिए
2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ में 7.1% का। ठीक है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला अपग्रेडेबल एटीएम। इंडिया का पहला अपग्रेडेबल एटीएम किसने? हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने। नाबार्ड और आरबीआई ने डेवलप किया है इनोवेशन हब किस लिए? फास्ट एंड डिजिटल एग्री लैंडिंग, मतलब जो किसानों के लिए ये हेल्प करेगा। आरबीआई ओपन ऑन टैप लाइसेंसिंग फॉर अ स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक। डेलॉइट ने प्रोजेक्ट किया है जो ग्रोथ रेट 6.6% के साथ है। एफपीआई लिमिट ने इन जी सैक अनचेंज एट 6% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज, ये आरबीआई ने किया है। और टाटा मोटर्स ने पार्टनरशिप किया है साउथ इंडियन बैंक के साथ कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस के लिए। अब आते हैं अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन। तो कुवैत के अमीर कौन से अपॉइंट किए गए हैं? शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबाह एज पीएम। ठीक है। शेख जो कुवैत के अमीर हैं शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री बनाया गया है। भारत पे जो है नलिन नेगी को सीओ अपॉइंट किया है। क्रिस्टिलियाना जॉर्जिवा को दूसरा टर्म मिला है आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी आईएमएफ के बारे में हमने बताया था। ठीक है। ब्रह्मा कुमार जो है उनको अपॉइंट किया है एम्बेसडर कहाँ पर? जिम्बाब्वे में भारत सरकार ने। और वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है नेक्स्ट चीफ हैं नेवल स्टाफ के। आरबीआई ने अजीत कुमार का जो अपॉइंटमेंट है धनलक्ष्मी बैंक के चीफ के रूप में अप्रूव कर दिया है। और नलिन प्रभात डायरेक्टर जनरल हैं किसके? एनएसजी के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ओके, तो नलिन प्रभात हैं। उसके बाद एक केकी मिस्त्री जो है उनको चेयरमैन बनाया गया एचडीएफसी इंश्योरेंस बोर्ड के लिए। एमएस धोनी जो है वो अपॉइंट हुए हैं सिट्रॉन न्यू ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद संतोष विश्वनाथन जो हैं उनको बनाया गया इंडिया रीजन हेड ऑफ इंटेल का इंडियन रीजनल हेड बनाया गया है। ओपन आई जो है उसने हायर किया है फर्स्ट इंडियन बेस्ड ऑफिशियल प्रज्ञा मिश्रा को। ये पहले फेसबुक वगैरह में काम कर चुकी हैं प्रज्ञा मिश्रा। पाइन लैब्स सेतु नेम्स फॉर्मर सैप इंडिया एग्जीक्यूटिव राय सिंघानी एज इट्स सीईओ। तो राय सिंघानी को पाइन लैब्स सेतु ने सीईओ के रूप में नामित किया है, बनाया है। निधि जैन सीवीओ हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। प्रोफेसर नईमा खातून जो है फर्स्ट वोमेन वीसी कहाँ पर? एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नईमा खातून। इंडियाज गीता सभरवाल अपॉइंटेड एज यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया डिक्लेयर्स प्रबावो सुबिंतो प्रेसिडेंट इलेक्ट। ये पहले भी न्यूज़ में रह चुका है। ठीक है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने? प्राबोवो सुबियांतो। आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। एक्सिस बैंक के ने फिर से रीअपॉइंट किया है अमिताभ चौधरी को एज ए चीफ ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर। सुनील कुमार यादव को डायरेक्टर ऑफ MOHUA का बनाया गया है। MOHUA का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। उसके बाद फिर है अरुण अलागपन को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल का। पाकिस्तान के पीएम जो है अपॉइंट्स इसाक डार एज डेप्यूटी पीएम। ओके। मनोज कुमार को सीबीओ बनाया गया है किसका? JNPA का। सर्वानंद बर्नवाल को डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस में डायरेक्टर बनाया गया है। दिनेश कुमार को एसएटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है। अब आते हैं अवार्ड्स पर। तो अद्वैता नैयर को यंग ग्लोबल लीडर किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लास ऑफ 2024 के द्वारा अद्वैता नैयर को मिला है ये अवार्ड यंग ग्लोबल लीडर का। रामचरण को ऑनरेरी डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है कहाँ से? लिटरेचर फ्रॉम वेल्स यूनिवर्सिटी से। और STT GDC इंडिया
अर्न्स फ्रॉस्ट एंड सुलिवान 2023 इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। कौशिक राजशेखरा जो हैं उनको इंटरनेशनल नेशनल फेलोशिप किसके द्वारा, इंजीनियरिंग एकेडमी ऑफ जापान के द्वारा मिला है। और नेक्स्ट है मोहम्मद सालेम, ये इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2024 के लिए, मोहम्मद सलेम। रतन टाटा को मिला है प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। और पूर्वा उंकारा बैग्स CIDC विश्वकर्मा अवार्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट, पूर्वांकारा। और सिलियन मर्फी को 21वां आयरिश फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिलियन मर्फी का नाम आपने अभी सुना ही होगा कुछ दिन पहले ऑस्कर अवार्ड्स में, है ना। और मेदांता गुरुग्राम को इंडिया में और न्यूज़ वीक के द्वारा 2024 के लिस्ट में वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल का सम्मान मिला है। ओके। 60 years old अर्जेंटीनियन विन्स मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स पीजेंट। तो 60 साल की जो महिला थी उनको क्या है, उन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स पीजेंट का खिताब जीत लिया है, ठीक है। और ये जो थी नाम था अलेजेंड्रा मारिसा, नाम क्या है वो भी मैं लिखता हूँ, अलेजांड्रा मारिसा रोड्रीगेज, ठीक है। और इन्होंने 60 साल की उम्र में ऐसा करके बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक हिस्ट्री ही बना दिया, ठीक है। बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। एक लॉयर और जर्नलिस्ट थी प्रोफेशन से। उसके बाद फिर है नेक्स्ट है इंडिया टुडे ग्रुप AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ये जो एंकर हैं सना, उनको मिला है ग्लोबल मीडिया अवार्ड। और ये ह्यूमन नहीं है, आदमी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला रोबोट बोल सकते हैं। जीना जस्टस विंस 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। तो जीना जस्टस जो है वो इनको IMENA के लिए 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार मिला है। और ये कहाँ पर, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र के लिए विजेता नामित किया गया है, ठीक है। जीना जस्टस जो है वो UAE में शारजाह गर्ल्स ब्रांच में इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका है, ठीक है। वहाँ पर टीचर है, UAE में टीचर है, कहाँ पर, इंग्लिश हाई स्कूल में। और जीना जस्टस का जो मूल रूप है वो केरल में है, तिरुवनंतपुरम में, केरल से बिलोंग करती हैं, केरला के तिरुवनंतपुरम से। उसके बाद है हेमा मालिनी सायरा बानू को लच्छू महाराज अवार्ड मिला है। और माहे कॉन्फर्स ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑन भी कामत, ओके। तो माहे में भी के कामत को मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिला है। माहे को बोले तो माहे का फुल फॉर्म होता है मणिपाल मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ओके, माहे। और इसने वी के कामत को अवार्ड दिया है, के कामत। उसके बाद हैं यहाँ पर नेक्स्ट है डिफेंस। तो DRDO ने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जो है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब कि स्वदेशी तकनीकी के द्वारा क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है, टेस्ट किया है। कहाँ पर, चांदीपुर, जो कि ऑफशोर है उड़ीसा में, उड़ीसा कोस्ट पर। इंडिया ने डिलीवर किया फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कहाँ, किसके लिए, फिलीपींस को दिया है पहला बैच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचा है इंडिया ने फिलीपींस को। इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन ईस्ट कोस्ट। पूर्वी लहर जो है एक पूर्वी लहर एक बोल सकते हैं एक एक्सरसाइज है इंडियन नेवी का, ठीक है। वो
हुआ। उसके बाद एयर इंडिया इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया सक्सेसफुली टेस्ट एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक में इंडिया कमिटमेंट टू डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय 2023। ये लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन लॉन्च करेगा भारत। मतलब वहाँ पर कोई स्पेस में अंतरिक्ष में कोई कचरा नहीं फैलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस वासा A1 AI मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल टू टर्न इमेज इनटू वीडियोज। माइक्रोसॉफ्ट ने एक मॉडल AI मॉडल लॉन्च किया है, अनाउंस किया है वासा 1, और वो क्या करेगा, इमेज को वीडियो में चेंज करेगा। ओके, नाम याद रखना वासा 1। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल i3 मिनी। ओके, और इंडियन स्टूडेंट साइन एट नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज, वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट ने जीता है। उसके बाद नासा सोलर पावर्ड स्पेस क्राफ्ट है पायनियरिंग सोलर सेल टेक्नोलॉजी से। और क्लाउडेड टाइगर कैट के बारे में अभी हमने बताया था कि ये ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में मिला है, ठीक है, इसको खोजा गया है। उसके बाद स्पोर्ट्स में है इंडिया गोट 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल, कहाँ पर, 30th इग्मो 2024 में, EGMO में। अगर यहाँ पर बात करें कि EGMO क्या है, EGMO 30th EGMO, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और ये कहाँ पर हुआ है ये भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है, ठीक है। और इसमें से इंडिया ने क्या क्या जीता है, इंडिया ने इसमें से जीता है 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। किसमें, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड इसका फुल फॉर्म होता है। इंडिया फिनिशेस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कितने मेडल के साथ, 9 मेडल के साथ जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। केंटो मोमोटा जो है वो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल बैडमिंटन से। आपको सिंपल से पूछा जाएगा कि केंटो मोमोटा जो है वो किस खेल से संबंधित थी, ठीक है। और पूछा जाएगा कि किस देश से भी, तो ये जापान की है। ये कहाँ की है, जापान की खिलाड़ी है। इंडियाज गुकेश डी बिकम्स यंगेस्ट विन कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट। ओके, सबसे जो यंगेस्ट हैं वो चेस टूर्नामेंट को जीतने वाले वो भारत के गुकेश डी बन चुके हैं। मैक्स वर्सेटेपन वॉन चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स। और सौरभ घोषाल जो हैं वो प्रोफेशनल स्क्वैश से रिटायर हो चुके हैं। ये तो पूछा जाएगा कि सौरभ घोषाल जो हैं वो स्क्वैश किस किस खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश से, ठीक है। यजुवेंद्र चहल बिकम्स फर्स्ट बॉलर विथ हिस्टोरिक 200 IPL विकेट, 200 विकेट लिया है। उसेन बोल्ट को नामित किया गया है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर। और नरसिंह यादव को चेयरमैन इलेक्ट किया गया है WFI 7 मेंबर्स एथलीट पैनल में। और बिस्माह मारूफ को ने अपना अनाउंसमेंट रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि बिस्माह मारूफ किस देश से हैं, तो ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। इंडियन मेंस टीम बैग हिस्टोरिक गोल्ड इन आर्चरी आफ्टर 14 ईयर। 14 साल के बाद इंडिया ने आर्चरी में गोल्ड जीता है, ठीक है। V सेंथिल कुमार ने बैच ओपन स्क्वैश टाइटल जीता है। और युवराज सिंह को भी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर घोषित किया गया है। सना मीर को, जो कि पाकिस्तान के हैं ये भी, तो एम्बेसडर घोषित किया गया है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए। अब यहाँ पर बुक और ऑथर्स आते हैं। ये बुक टाइटल्ड हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, किसके, गोवा के गवर्नर हैं। गोवा के गवर्नर कौन है अभी गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा, उनके द्वारा किया गया। PS श्रीधरन पिल्लई, ओके। और विनर माइंडसेट, ये सैन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं।
उन्होंने लिखा है। और द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये प्रोफेसर रमन मित्तल एंड सीमा सिंह ने लिखा है। मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे, विजया देवी राणे के द्वारा लिखा गया है। ऑब्ituary में किनका निधन हुआ है, तो यहाँ पर यक्षगान, ये कहाँ यक्षगान कहाँ पर होता है, ये कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटका में होता है। और वहाँ के जो बहुत ही एक्सपोनेंट इसके यक्षगान के करता थे, वो सुब्रमण्य धारेश्वर, वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। फॉर्मर इंग्लैंड टेस्ट बैट्समैन रमन सुब्बा 92 साल की उम्र में इनका मृत्यु हो चुका है। रिनोन्ड कर्नाटिक म्यूजिशियन, मतलब कन्नड़ म्यूजिशियन केजे जायन, जो है केजी जायन पासेस अवे एट 19, 90 साल की उम्र में इनका मृत्यु हो चुका है। और ये कन्नड़ संगीत से, कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है। सुधीर कक्कर जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे, राइटर थे, ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इनका भी निधन हो गया 85 साल की उम्र में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।